हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, ठीक 10 बजे मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं आज की ताज़ा तरीन 10 खबरों को लेकर। मित्रों, खबरें हैं तमाम हमारे पास जिससे आप शायद हैं अनजान, तो उन सभी खबरों से आप सभी को कराना है, आप सभी को लेना है संज्ञान। मेरे मित्रों, जैसा कि मैं पहले की तरह आज भी आप सभी के बीच टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे लेकर जुड़ गया हूं। मेरे मित्रों, आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें हैं हमारे साथ, और मित्रों खबरें हैं तमाम जिसे शायद आप हैं अनजान, और हर खबरों को आपको लेना है संज्ञान। इसलिए मेरे मित्रों, प्रतिदिन 10 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं। मेरे मित्रों, आज भी बिना देर किए मैं आगे बढ़ूंगा और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उससे मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। मेरे मित्रों, आज की जो सबसे बड़ी और पहली खबर है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। दरअसल स्कूल में शिक्षा नीति के अमल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के शिक्षकों को संबोधित करने की बात कही गई है। दरअसल आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के शिक्षकों से बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। ये जो है वर्चुअल संबोधन होगा मेरे मित्रों। ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है देश भर के शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे। अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो बात करेंगे। और क्या कुछ मेरे मित्रों खबरों के विस्तार में है उसके बारे में बताऊं आप सभी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के शिक्षकों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का शिक्षकों का से ये संवाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों के मद्देनजर होगी। और मेरे मित्रों, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों तक शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए 2 दिन का एक सम्मेलन किया है, जो बीते कल यानी कि बीते गुरुवार से जो है वो शुरू हुआ है। और इसमें देश भर के शिक्षक और प्रधानाचार्य वर्चुअल जुड़कर अपनी बात रखेंगे। और मेरे मित्रों, आप सभी को मैं बताऊं कि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक जो इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन कर रखा है। और ये पर्व जो है 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नीति को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए जाने हैं। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जिम्मा भी सौंपा गया है। मेरे मित्रों, जानकारी थोड़ी सी और दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 7 सितंबर को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति के अमल का पूरा रोड मैप दिया था और साथ ही कहा था कि इसके अमल को लेकर ज्यादा लचीला रुख अपनाया जाए। तो ये मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही एक महीने पहले ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। और इसे जो है देश भर में स्कूलों में और कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में इसको लागू किया जाना है। उसी को लेकर जो है तमाम तरह की बैठकें, सम्मेलन और सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों तक जो है वो इसकी पहुंच हो सके, सही जानकारी प्राप्त हो सके आम लोगों को। मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आज की जो है वो दूसरी बड़ी खबर जो है वो बिहार से है। मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो है सरगर्मी तेज हो गई है और तमाम दलों के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नेताओं का जो है दल बदल का सिलसिला भी चल रहा है। मेरे मित्रों, इसी के साथ ही साथ मैं आप सभी को आज की जो एक और बड़ी खबर, आज की दूसरी बड़ी खबर जो है वो आप सभी को बता रहा हूं मेरे मित्रों। और खबर यह है कि आज बिहार आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस, और बीजेपी के चुनाव अभियान की संभालेंगे कमान। और क्या कुछ है मेरे मित्रों खबरों के विस्तार में उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज से बीजेपी के चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। आज दोपहर 1 बजे जो है देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे करीब जो है वो जेपी नड्डा के बिहार आने का कार्यक्रम है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो पहली बार बिहार आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पटना एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय यानी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी की गई है मेरे मित्रों। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदेश पदाधिकारी और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक करेंगे देवेंद्र फडणवीस। इसके बाद वे होटल चाणक्य में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पार्टी पूरे चुनाव के दौरान मीडिया से संबंधित तमाम गतिविधियां यहीं से संचालित करेगी। और दूसरे दिन यानी कि कल की बात करूं मेरे मित्रों, तो कल यानी कि शनिवार को जेपी नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। मित्रों, खबर और भी है थोड़ी सी, और वो ये है कि जेपी नड्डा जो है पटन देवी मंदिर में देवी दर्शन के लिए भी जाएंगे। और शनिवार को पार्टी कार्यालय में जो है जेपी नड्डा शनिवार को जो है 11:30 बजे आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। और फिर जो है दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से दरभंगा के लिए रवाना होंगे। और जेपी नड्डा दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र पर मखाना उत्पादक और मछली उत्पादकों का अनुभव जानेंगे। और शाम 4 बजे पद्मश्री किसान चाची से आनंदपुर यानी कि इब्राहिमपुर जाकर मुलाकात करेंगे। और वहां से सरैया में लीची उत्पादक और महिला किसान से भी जेपी नड्डा के मिलने का कार्यक्रम है। मित्रों, आगे बढ़ूंगा और
बताऊंगा कल का क्या कुछ डेट, क्या कुछ कार्यक्रम है जेपी नड्डा को, उसके बारे में बताऊंगा आप सभी को। तो कल शनिवार को 5 बजे जेपी नड्डा का जो है पटना में उप मुख्यमंत्री जो सुशील कुमार मोदी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनके आवास पर जाने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। यानी कि कल शाम में 5 बजे जेपी नड्डा जो है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर जाएंगे, और वहीं शाम में जो है पार्टी कोर कमेटी की बैठक होगी, और इसके बाद जो है रात 8 बजे जेपी नड्डा दिल्ली लौट जाएंगे। अपने 2 दिनों के कार्यक्रम के बीच संभव है कि दोनों नेता जो है यानी देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा दोनों बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष जो है, जो कि एनडीए में सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अब जो है हम यानी कि जीतनराम मांझी की पार्टी। तो मेरे मित्रों, कहने का मतलब यह है, आपको मैं ये बता रहा हूं कि अपने 2 दिनों के कार्यक्रम के बीच संभव है कि दोनों नेता यानी जेपी नड्डा और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मित्रों, खबर जो अगली है वो भी बिहार से ही है, और ये भी बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि आप सभी को मालूम है कि आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा हो गया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि ये जो है एक तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए, न सिर्फ पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव के लिए भी बड़ा झटका है मेरे मित्रों। और मैं आप सभी को इस खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में नाराज चल रहे दिग्गज नेता और समय समय पर लालू यादव के संकट मोचक रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के आईसीयू में भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान हाथ से लिखकर भेजा है। हालांकि मेरे मित्रों, मैं जो आगे जो खबर बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह के पत्र के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें एक पत्र लिखा है, और लालू प्रसाद यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने लिखा है कि उनके कथित पत्र को मीडिया में चलाया जा रहा है जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा है कि अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित आरजेडी परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है, और 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जो हैं यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह को वो जो कह रहे हैं कि आप जल्द स्वस्थ होकर फिर बैठकर बात करेंगे, आप जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसा जो है वो लालू प्रसाद यादव ने जो पत्र लिखा है रघुवंश प्रसाद सिंह को, उसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कुछ समय से दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। इससे के पहले जो है पटना एम्स में कोरोना का इलाज कराने के दौरान उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष पद से यानी आरजेडी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने न तो उनका उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया है और न ही पार्टी से, जो कि अभी कल जो है वो रघुवंश प्रसाद सिंह ने भेजा है। तो मेरे मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह की क्या अहमियत है। हालांकि जो तेज प्रताप यादव हैं, बड़े बेटे जो हैं लालू यादव के, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी, उससे भी आहत हुए हैं रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू के बारे में उन्होंने कहा था कि आरजेडी एक समुद्र है और रघुवंश बाबू एक लोटे की तरह है। अगर समुद्र में से एक लोटा जल निकल भी जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तेज प्रताप यादव जी, चूंकि आपने तो कुछ किया नहीं है, लालू यादव की पार्टी बनाई हुई है, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, मंत्री भी बन गए, आप अभी जो है उन्हीं के नाम पे आप विधायक बनते हैं। आप उस परिवार से अलग होकर और एक चुनाव लड़के देखिए, आपका क्या हश्र होगा। खैर मेरे मित्रों, ये जो है पार्टी की बात है, राजनीति की बात है, दल की बात है। तो चुनाव का समय है, तो इस तरह की तमाम बातें होती रहती हैं। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है। ये भी बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आप सभी को बताना भी जरूरी है मेरे मित्रों। और बड़ी खबर इसलिए है कि लालू यादव के करीब आए बाहुबली अनंत सिंह जो है, आप सभी को पता है कि मोकामा से विधायक हैं, ये निर्दलीय विधायक है अनंत सिंह, अभी जेल में है। उनके यहाँ से जो है वो AK-47 और कुछ और जो है आपत्तिजनक तो नहीं कहिए बल्कि गोला बारूद बरामद हुए थे, उसको लेकर जो है वो अनंत सिंह अभी जेल में है। और मेरे मित्रों, खबर यह है कि लालू यादव के करीब आए हैं बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी से लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे, ऐसा जो है वो अनंत सिंह ने कहा है। मेरे मित्रों, इस खबर के विस्तार में जाऊं, उससे पहले मैं अपने मित्र जो हमारे साथ रोबिन सिंह राठौर जुड़े हैं
उनका जो है धन्यवाद कर दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोबिन जी, आप हमसे जुड़े हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तमाम मित्रगण जो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इस पर कमेंट करते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं हृदय के अंतःकरण से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी समाप्त है और इस बीच बिहार में राजनीतिक करवट बदलती दिख रही है। एक जमाने में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आंखों की किरकिरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। पटना में जो है जेल से सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए विधायक ने कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। और विधायक ने फैसले की जानकारी क्षेत्र में, यानी विधायक के फैसले की जानकारी, अनंत सिंह के फैसले की जानकारी जो है क्षेत्र में उनके करीबी जो है कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब ने भी समर्थकों को दी है। मित्रों, आप सभी को बताऊं तो अनंत सिंह जो है फिलहाल घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के बाद से पटना के बेउर जेल में बंद है और इस मामले में उनकी जमानत याचिका पटना हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जो है गुरुवार को, यानी कि बीते कल जो है वो अनंत सिंह की MP MLA कोर्ट में पेशी थी। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि वे लालू प्रसाद यादव के साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे और अनंत सिंह ने कहा कि वे आरजेडी के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो आप सभी को पता है कि जेडीयू के जो ललन सिंह है, जो अभी सांसद हैं, जिस समय इनके घर से लेसी सिंह उस समय SP थी वहाँ की, और वो माना जाता है कि वो जो है जेडीयू के एक नेता है, उनके रिश्तेदार हैं और ये जो है जानबूझ के इनके खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। ऐसा जो है वो अनंत सिंह की तरफ से जो है इस तरह के आरोप लगाए गए थे उस समय। और इसमें जो है उन्होंने निशाना साधा था जिनका मैं ललन सिंह की बात कर रहा हूँ, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा मेरे मित्र, जो जेडीयू के सांसद हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं वो मेरे मित्रों। और तो ये सब जो है ये भी मेरे मित्रों जो है चुनाव के दौरान होता रहता है। तो विधानसभा चुनाव है, वह बिहार में तो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के मुद्दे उछलेंगे, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी। किसी को जो है पोस्टरबाजी से, किसी के ऊपर जो है पोस्टर निकालकर, किसी को जो है नारे लगाकर और किसी के खिलाफ जो है खिलाफ बोलकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आपको अभी लंबे समय तक देखने के लिए मिलेगा। और मेरे मित्रों, आप सभी को अब जो है अगली खबर, वो भी बिहार से, आज की 5वीं खबर है। ये भी बड़ी खबर है मेरे मित्रों। बड़ी खबर इसलिए है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, और वो खबर ये आ रही है कि मंगलवार तक, यानी कि आज अगर शुक्रवार है तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि आज से चौथे दिन जो है हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो जाए। ऐसी खबरें आ रही है मेरे मित्रों। खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के लिए इस विधानसभा चुनाव, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और राज्यों की 63 जो है वो 63 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार संपर्क में है। और चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग जो है वो मंगलवार तक कभी भी, यानी आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, मंगलवार को भी हो सकता है, तो मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। मित्रों, आप सभी को बताता चलो कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और विधानसभा का कार्यकाल जो है 29 नवंबर तक है। इसका मतलब है कि 29 नवंबर से पहले जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है हर हाल में करा लेना है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो आयोग के सामने जो है दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के मध्य चुनाव कराने की चुनौती है। आप सभी को यह भी बताऊं मेरे मित्रों कि 2015 में विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को किया गया था और पूरी चुनाव प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी हुई थी। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित हो गए थे और चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार चुनाव को 5 से घटाकर 3 चरणों में बिहार में कराया जा सकता है। और इसके अलावा चुनाव आयोग को छठ, दीपावली और दशहरे के त्यौहार को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम को इन त्योहारों के मध्य ही पूरा करना है। इसके लिए समस्त चुनाव प्रक्रिया को 20 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के सामने बाढ़ जैसी चुनौतियों से भी निपटना है और इसके लिए संभव है कि अंतिम चरण में मतदान उन इलाकों में कराया जाए जहां बाढ़ और अति बारिश से कहर ढाया था या अभी भी जहां स्थिति बाढ़ की वजह से खराब है।
और मेरे मित्रों और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण, बाढ़ के साथ सुरक्षा और नक्सल समस्या जैसी चुनौतियां भी है, जिसे पार करने के लिए जो है आयोग को सुनिश्चित तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को अंजाम देना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने खासे इंतजाम यानी कि विशेष रूप से इंतजाम किए हैं। और इसमें जो है 75 मतदान केंद्रों पर 6 लाख चुनाव कर्मचारी, 75,000 मेरे मित्रों, 75,000 कुल जो है, ऐसी संभावना है कि कुल बिहार में जो है 75,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। और वहां जो है तकरीबन 6 लाख चुनाव कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए थर्मल स्कैनिंग से लेकर पीपीई किट का इंतजाम तक शामिल है। इतना ही नहीं, करीब 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं या किए गए हैं। मित्रों, जब कोरोना की बात हो रही है, आप सभी को मैंने बताया कि चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो हो सकता है मंगलवार तक जो है चुनाव तारीखों की घोषणा हो जाए। और मेरे मित्रों, उससे पहले जो कि अभी जो है जो विशेष तौर से जो है वो चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए जो विशेष इंतजाम किए जाने की बात कही जा रही है, तो इस बीच मेरे मित्रों कोरोना की भी बात कर लूंगा मैं। कोरोना अपडेट में क्या है मेरे मित्रों, तो आप सभी को बताऊं, 24 घंटे में रिकॉर्ड 96,760 संक्रमित मिले हैं पूरे भारतवर्ष में, और 70,899 लोग रिकवर भी हुए। देश में 76,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और अब जो है आंकड़ा 45 लाख से ज़्यादा जो है संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है पूरे भारत में। मेरे मित्रों, एक बार फिर से विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि देश में 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड 96,760। एक बार फिर से सुनिएगा मेरे मित्रों कि देश में जो है 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड 96,760 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 45,59,725 हो चुकी है। गुरुवार की बात करूं मेरे मित्रों, तो गुरुवार को 70,899 लोग भी जो है वो रिकवर भी हुए, ठीक भी हुए, अस्पतालों से उनको छुट्टी दी गई है। और रिकवर मरीजों की संख्या जो है अब 35,39,983 हो चुकी है। वहीं देश में आज अगर बात करूं मेरे मित्रों, तो देश में जो 12,213 यानी कि 1,213 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि देश में जो है बीते 24 घंटे के अंदर 1213 यानी कि 1,213 लोगों की जान चली गई है, और अब तक जो है 76,288 लोगों की जो है कोरोना के कारण मौत हो गई है। और ये आंकड़े मेरे मित्रों मैं अभी सभी को COVID-19 India.org के मुताबिक दे रहा हूँ। और इसी के साथ मेरे मित्रों खबर जो है वो ये भी है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। एक बार फिर से बताओ मेरे मित्रों कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ब्रिटेन में ट्रायल रुकने के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ट्रायल न रोकने की वजह पूछी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन बना रही है। इसका ट्रायल भारत समेत कई देशों में चल रहा है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से ब्रिटेन में उन्होंने अपने ट्रायल को रोक दिया और यह व्यक्ति इस ट्रायल में शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक भारत में जो है ट्रायल रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर थी मेरे मित्रों कोरोना को लेकर। अब जो है मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई खबरों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। इसमें क्या कुछ अपडेट है आप आज जो है तो मेरे मित्रों आप सभी को पता है कि ड्रग्स मामले में जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती और उसकी जो है जमानत याचिका पे आप फैसला हो सकता है। मुंबई कोर्ट का फैसला आज आ सकता है। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और जल्दी से आप सभी को बताऊंगा कि सुशांत सिंह केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 22 सितंबर तक जो है मुंबई के ब्याखला जेल में है और रिया ने अपनी जमानत के लिए मुंबई के एक विशेष अदालत में याचिका दायर की है जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उसका जो भाई है शोभित चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर जो है वो कोर्ट ने कल सुनवाई पूरी कर ली थी और आज जो है आदेश पारित कर सकती है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को जो है गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी। इससे पहले जो है मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया जिस पर आज फैसला आएगा। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि विशेष न्यायाधीश जीवी गुराब ने एक बार फिर से नाम लूंगा मेरे मित्रों के जो विशेष कोर्ट के जो न्यायाधीश है जीवी गुराब उन्होंने गुरुवार को रिया चक्रवर्ती
रिया चक्रवर्ती के भाई और बहन माने दोनों जो है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना और मामले में 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी न्यायाधीश ने सुनवाई की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सभी जमानत याचिकाओं पर जो है मेरे मित्रों आज जो है वो आदेश पारित किए जाने की उम्मीद है। आज हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से फैसला आए। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि ये याचिका जो है रिया चक्रवर्ती और तमाम जो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के वकील जो है सतीश मान सिंधे द्वारा दायर की गई और इसमें 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती ने स्वयं के निर्दोष होने का दावा किया है। और इस केस में रिया समेत गिरफ्तार सभी आरोपियों यानी कि ड्रग तस्कर अनुज केसवानी को अगर छोड़ दे तो जितने भी गिरफ्तारी हुई अभी तक उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। कल सुनवाई हुई मेरे मित्रों। और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी। और जो अभी न्यायिक हिरासत में है यानी कि रिया चक्रवर्ती अभी जेल में है, मायखला जेल में, आप सभी को मैंने बताया है। और शौविक और सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। आज क्या कुछ होगा मेरे मित्रों, जो कोर्ट की तरफ से जो है रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगा या फिर उनको रिया को जेल में ही रहना पड़ेगा, ये देखना होगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मेरे मित्रों अवश्य ही मैं आप सभी को बताऊंगा। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे मेरे मित्रों। अगली खबर जो है कंगना रनौत से जुड़ी हुई। आप सभी को पता है कि कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। और उसके दफ्तर को, कंगना रनौत के दफ्तर को क्यों ध्वस्त किया गया, इसको लेकर आरोपों को खारिज कर बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है दलील दी है। क्या कुछ दलील दी है मेरे मित्रों उसके बारे में बताऊंगा आप सभी को। बिना देर की आगे बढ़ूंगा, विस्तार में जाऊंगा खबरों के और आप सभी को बताऊंगा कि कंगना रनौत जो है मेरे मित्रों, कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उसके दफ्तर यानी कंगना रनौत जो है उनके दफ्तर पर बीएमसी ने जेसीबी क्यों चलवाई, इसे लेकर उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने जेसीबी क्यों चलवाई, इसे लेकर उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बम्बई उच्च न्यायालय में जो है इनकार किया है कि उसने किसी गलत मंशा से कंगना रनौत के बंगले यानी दफ्तर में कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। कंगना रनौत ने बांद्रा के पाली हिल में अपने दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ढहाने की बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी है। मामले में जो है बीएमसी ने एक हलफनामा दाखिल किया है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि बीएमसी ने कहा कि याचिकाकर्ता यानी कंगना रनौत ने भवन के लिए मंजूर योजना में बिना किसी अनुमति के बदलाव करते हुए अवैध निर्माण किया। अपने अवैध कृत्य को छुपाने के लिए वह जो है बेबुनियाद और गलत आरोप लगा रही हैं तथा मामले को उलझा रही हैं। न्यायमूर्ति एसजे काठावाला और न्यायमूर्ति आरआई छागला की पीठ ने बुधवार को कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसके पीछे दुर्भावना प्रतीत होती है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊंगा कि बीएमसी की ओर से पेश वकील जो है आरपी चिनाय ने दिल्ली जो है वो दलील दी है बीएमसी की ओर से पेश, यानी कि कल जो सुनवाई हुई मेरे मित्रों उसमें बीएमसी की ओर से जो पेश हुए वकील आरपी चिनाय उन्होंने दलील दी है कि कंगना रनौत ने इमारत के लिए मंजूर योजना का उल्लंघन करते हुए अपने बंगले में अवैध निर्माण कराया। चिनाय ने कहा कि अदालत के निर्देश के तुरंत बाद ढहाने के काम को रोक दिया गया, लेकिन हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह याचिकाकर्ता को यथास्थिति बनाए रखने और उक्त परिसर में और कोई काम नहीं कराने का आदेश दें। और कंगना रनौत के वकील जो है रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने दावा किया कि बीएमसी ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जिसके कारण पानी और बिजली का कनेक्शन बाधित हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बहाल होना चाहिए। हालांकि पीठ ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को जो है 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, यानी कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 22 सितंबर को होगी। तब तक जो है वो क्या कुछ होता है या कुछ अगर अपडेट आता है इसमें तो अवश्य मेरे मित्रों मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसी के साथ मेरे मित्रों अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो इंडिया चाइना स्टैंड अप से जुड़ी है। इंडिया चाइना के बीच, भारत चीन के बीच जो भी टकराव की स्थिति बनी हुई है सीमा पर, उसको लेकर क्या कुछ खबर है मेरे मित्रों उसके बारे में बताऊंगा। बिना देर के आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों। आप सभी को बताऊंगा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन से जारी तनाव अब कम होने की उम्मीद है। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन से जारी तनाव अब कम होने की उम्मीद है। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे मुलाकात के बाद यह खबर सामने आई है।
मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्री सहमति बनी है। साथ ही दोनों पक्ष इस पर राजी हुए हैं कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मॉस्को में चल रही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेता वहां मौजूद है। मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और इसी खबर में थोड़ी सी और विस्तार दूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पिछले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। ये मुलाकात भी मॉस्को में ही एससीओ की बैठक के दौरान हुई थी और बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर वर्तमान स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। साथ ही साथ मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि साथ ही दोनों देशों के जवानों के बीच बातचीत जारी रखने, तुरंत पीछे हटने और तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी है। और भारतीय और चीनी विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों पक्षों को सभी समझौतों और प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। क्षेत्र में शांति पर बरकरार रखने और तनाव बढ़ाने वाले कदम उठाने से बचना होगा। इस पर चीन क्या कुछ कहा है मेरे मित्रों, उसके बारे में बताऊंगा। तो चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दो पड़ोसी देश होने के नाते यह बहुत स्वाभाविक है कि चीन और भारत में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन अहम बात यह है कि उन असहमतियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा गया है कि चीनी विदेश मंत्री वो वांग यी ने कहा है कि चीन और भारत के संबंध इस बार फिर वो दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसको हल नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊंगा कि एक तरफ मॉस्को में जहां दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर सैन्य बातचीत का दौर भी जारी है। गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर स्तर की कई राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम करने में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। भारत और चीन दोनों ही इस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके सैनिकों ने एलएसी को पार किया और उकसाने की कार्रवाई की। मेरे मित्रों, इसी से जुड़ी हुई खबर अगली खबर थोड़ी सी और दूंगा, मैं विस्तार दूंगा इसी खबर को। और खबर यह है कि भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने को लेकर मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष उनके यानी कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के करीब 2.5 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता हुई। और भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए विश्वास बहाली के उपायों यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी सीबीएम का काम करना होगा। साथ ही यह स्पष्ट कहा गया है कि दोनों देशों की प्राथमिकता अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करना होगा। यह एक तरह से संकेत है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समझौते बिना सीमा पर मेरे मित्रों, एक बार फिर से बताऊंगा आप सभी को कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए विश्वास बहाली के उपायों यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर काम करना होगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि दोनों देशों की प्राथमिकता अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करना होगा और यह एक तरह से संकेत है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा द्विपक्षीय समझौते सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास की दरार को कम करने में विफल रहे हैं। मेरे मित्रों, हमारे साथ राजीव कुमार सिंह जुड़ गए हैं। राजीव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। हमारे साथ रॉबिन सिंह जी जुड़े हैं। तमाम लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कर रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप बहुमूल्य समय निकालकर हमारे वीडियो को देखते हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। इसी के साथ आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों। मैं चीन और भारत की बात कर रहा हूं। तो 11 सितंबर को जारी बयान में कहा गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जैसे ही स्थिति आसान होती है, दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नए आपसी विश्वास निर्माण के उपायों को पूरा करने में तेजी लानी होगी। मित्रों, आप सभी को बताऊं कि मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन के इतर एक बैठक में यह मुलाकात हुई है। और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि दोनों देशों के बीच विश्वास निर्माण के उपायों को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, मगर यह संकेत जरूर दिया गया है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद को खत्म करने और तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की ओर से और विश्वास बहाल करने के उपायों पर काम किए जाने की जरूरत है। और दोनों देशों की प्राथमिकता है कि सबसे पहले संघर्ष वाले बिंदु पर से दोनों देशों की सेनाओं को पीछे किया जाए। मित्रों, आप सभी को बताऊं कि बीते 4 महीने से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर जारी गंभीर तनाव का मतलब है कि दोनों देशों के बीच करीब आधा दर्जन सीमा समझौते और दर्जनों दौरे की वार्ता समेत हाई प्रोफाइल विशेष प्रतिनिधि तंत्र की 12 राउंड से अधिक वार्ता विफल रही है। और यही वजह है कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास में काफी
कमी आई है। मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है वो भी दूंगा आप सभी को। और ये खबर यह है मेरे मित्रों कि लद्दाख में चीन पर हावी है भारत। फिंगर 4 के कई चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है और पेंगोंग लेक इलाके में पहले चीन हावी था। मेरे मित्रों खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं कि भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पेंगोंग से लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाइयों वाले इलाके पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से जो है ऑपरेशन शुरू किया था। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि पेंगोंग के उत्तरी इलाके में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद है और पहले यहाँ चीन हावी था। अब जो है वो फिंगर 4 की ऊंचाई वाली अहम चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। मेरे मित्रों और थोड़ी सी जानकारी दूंगा तो खबर यह है कि पेंगोंग के उत्तरी इलाके में चीन अपने सैनिक बढ़ा रहा है। लेक के दक्षिणी इलाके में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जो है उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। और मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताऊं कि यहाँ नया निर्माण भी किया जा रहा है चीन की तरफ से और ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो है जुटाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय सैनिक इस जगह से इतने करीब हैं कि वह चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। और इससे पहले 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के जो है दक्षिण छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। तभी से सेना के सैनिक जो है आमने सामने डटे हुए हैं और चीन 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताऊं कि 7 सितंबर को दक्षिणी इलाके में जो है चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और चेतावनी के तौर पर फायरिंग भी की थी और यहाँ पर भारत के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। और इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है कि इसमें चीन के सैनिक जो है वो भाला, रॉड और धारदार हथियार लिए नजर आए। मेरे मित्रों ये जो है आज की तमाम बड़ी खबरें थी। आज मेरे पास जो है खबरें 1-2 नहीं बल्कि 11 थी। आज जो है 10 नहीं बल्कि 11 खबरें थी मेरे मित्रों, यानी कि टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे में आज मैंने आप सभी को 11 खबरों से, ताज़ा तरीन 11 खबरों से आप सभी को रूबरू कराया। और मेरे मित्रों आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, मेरे कार्यक्रम पे कमेंट किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरे मित्रों आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।